चलो जी, बाकी अपनी गाड़ी को भी खाली कर लिया जाए क्योंकि अभी सर्विस के लिए पिकअप करने आ रहे हैं। घर में हमारे फंक्शन है तो मैं जा नहीं पाऊँगा सर्विस के लिए। मैं उनको समझा दूंगा, वो अपने आप कर देंगे भाई जो जो दिक्कत है। क्योंकि इसमें एक वाइब्रेशन हो रही है एसी चलाने पे, बम्पर वम्पर के क्लैडिंग जो है, व्हील आर्चेस ये सब चेंज होने हैं, और एक दो दिक्कतें हो रहा है। बाकी मेजर सर्विस भी होनी है 50,000 किलोमीटर वाली। चलो भाई, उस कैंपिंग वैम्पिंग का सारा सामान खाली कर दिया है, इसको करते हैं भाई बंद। लेट्स गो। थोड़ा सा सामान रह गया इधर और इधर। चलो जी, चलो भैया अभी आ गया पिकअप करने, गाड़ी निकालते हैं फटाफट से और हैंड ओवर कर देते हैं। तो भाई अपने टेबल भी आ गए, एक थोड़ा सा रेक्टेंगुलर में लिया, एक थोड़ा राउंड में लिया है, और फाइनल अब जो सिटिंग बन रही है वो इस तरह से बन रही है। एक चेयर इधर आ गई, वो 3 सीटर, वो एल शेप, एक चेयर उधर 3 सीटर। तो अब आराम से मतलब 15 या 14-15 लोग तो मतलब आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो देख रहे हो, मस्त लग रहा है ना। तो भाई ऑलमोस्ट 7-8 दिन बाद जो है वो अपनी स्कॉर्पियन फाइनली आ रही है। सर्विस सेंटर में थी 7-8 दिन से। इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए था, बट पता नहीं भाई क्यों लग गया। क्योंकि बम्पर का एक तो इशू था और दूसरा उसके मतलब वाइब्रेशन हो रही थी। जब एसी चलता था ना, पूरी गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती थी। और इसके अलावा 50,000 किलोमीटर वाली ये मेजर सर्विस थी। तो कितना बिल आया 50,000 किलोमीटर की सर्विस में वो भी आपको सब बताऊंगा, क्या क्या पार्ट चेंज हुए। और होपफुली अपना बम्पर वाला और जो वाइब्रेशन वाला प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी हो। बम्पर वाली तो अभी पता चल जाएगी, वाइब्रेशन वाली लेकिन थोड़ा सा मेरे को ड्राइव करनी पड़ेगी गाड़ी। मतलब कुछ किलोमीटर चलाऊंगा तब पता चलेगा। तो वो आज तो नहीं, वो कल या परसों निकलूंगा मैं लेके, तब देखते हैं। बाकी भाई हमारे जो होम गार्डन था उसमें घास भी लग चुकी है देखो। तो अब ये छोटा सा अपना गार्डन एरिया बन गया घर में, समझ लो आप। यहाँ पे एक झूला लगवाऊंगा, आराम से बैठ के झूला झूलो, मस्त लग रहा है ना। तो आने वाले हैं बस वो गाड़ी लेके, मैं इसलिए बाहर ही आ गया। उनका फोन आया था कि पहुंचने वाले। अभी फिलहाल के लिए B6 मैंने बाहर निकाल दी क्योंकि पार्किंग में स्कॉर्पियन पहले अंदर आएगी, उसको अंदर की तरफ लगाऊंगा, फिर उसके पीछे लगाऊंगा B6। क्योंकि स्कॉर्पियन कम यूज होती है, ट्रिप्स पे ही ले जाता हूँ मैं, तो ज़्यादातर वो अंदर ही खड़ी रहे करेगी। और B6 मैं नॉर्मली अपना डेली लाइफ में यूज़ करता रहता हूँ, तो इसको थोड़ा बाहर की तरफ रखता हूँ। और सबसे बाहर अपनी टियागो रहती है वो, क्योंकि सबसे आगे चलती है यहाँ। तो अभी इस एरिया में अच्छे से अपनी स्कॉर्पियन आ जाएगी। यहीं लगा के बम्पर भी चेक कर लूंगा उसका कि सही हुआ कि नहीं। दिवाली आ रही है भाई, पटाखे बजाना शुरू हो चुके हैं लोगों के। हम भी देखते हैं। वैसे तो मेरे को लग रहा है बैन वैन कर दिए, तो कह रहे हैं कि मिलेंगे नहीं शायद से अब। बाकी लेट्स सी, छोटे मोटे पटाखे तो मिल ही जाते हैं। लो जी लो, ये आ गई है गाड़ी भाई अपनी, बिल्कुल ऐसे वॉशिंग वगैरह होके। हालांकि PPF वगैरह फटी हुई है कहीं कहीं से, तो अच्छी नहीं दिख रही। हो जाएगी ये भी चेंज। और पिकअप एंड ड्रॉप वाली सर्विस ले ली थी इस बार, मेरे पास टाइम था नहीं ना छोड़ के आने का ना वापस लाने का। तो महिंद्रा वाले घर से ले गए और घर पे ही छोड़ गए। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इनकी, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं। और ये आ गया भाई अपने पास बिल में दिखाता हूँ कितने रुपए मैंने पे करे हैं। पहले एक बार बम्पर का सीन देखो भाई, करा है कि नहीं सॉर्टेड। यार हुआ नहीं बम्पर का तो अभी भी, ये देखो क्लैडिंग भी नहीं चेंज हुई है। यहाँ पे भी पेच लगा रखा है अभी हमने पुराना। और ये बम्पर अभी भी देखो मिसअलाइन लग रहा है थोड़ा सा, यहाँ से नहीं करा भाई इन्होंने ये। मैंने तो इतने दिन छोड़ी गाड़ी इसी चक्कर में कि कर देंगे, पर हुआ नहीं। नमस्ते भैया। अब ये इनको वापस बोलना पड़ेगा भाई ताकि लेकर जाइए। अब समझ नहीं आ रहा। मैंने विक्रम भैया से बात करी थी, वो तो कह रहे थे खाली क्लैडिंग चेंज होएगी, क्लैडिंग चेंज की वजह से बम्पर भी अपना अलाइन होके सही हो जाएगा फिट। पर इन्होंने क्या करा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये तो वापस से अलाइंड है नहीं। एक बार फोन करके पूछते हैं क्या हुआ है इसमें, क्या नहीं करा। ये देखो हिल रहा है, ये तो अभी भी पूरा ही हिल रहा है, ये देखो ना अलाइंड है। हाँ, ये क्लैडिंग तो चेंज ही करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी घिसड़ा विसड़ा पड़ा है ना। ये चीज़ तो PPF से सही हो जाएगी, बट ये थोड़ी होएगी सही। तो ये तो नया ही लगवाना पड़ेगा मुझे। देखो ये वाले नक्के जो है शायद ये टूट चुके हैं, जिसकी वजह से पेच वेच कसा नहीं जा रहा। ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे भी दिक्कत है कहीं ना कहीं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्ते भैया। बम्पर का क्या करा है, ये हुआ तो है नहीं सही। क्या रह गया बम्पर में? मिसअलाइंड भी है और हिल रहा है बम्पर, वही पहले जैसे ही है सेम। क्लैडिंग पे भी वो पेच लगा रखा था जुगाड़ के लिए, वो भी अभी वैसे ही लगा हुआ है ना। क्लैडिंग चेंज हुई, एडजस्टमेंट के लिए तो बोला आपने। एडजस्टमेंट नहीं, मैंने बोला था क्लैडिंग चेंज करके बम्पर हिलना नहीं चाहिए वो। अब वो हिल ही रहा है तो फिर एडजस्टमेंट करके क्या फायदा हुआ उसका। सर इसके लिए तो सर आपको फिर आगे से एक साइड से आपको क्लेम लेना पड़ेगा, या फिर आपको पूरे बम्पर वगैरह जो है ना वही पूरे नए ही चीज पड़ेगा। PPF था। अच्छा, तो कितने का बम्पर है इसका? बम्पर पड़ेगा आपको ये 15-16 हजार रुपए का पड़ेगा। पेंट का PPF अलग हो, आप करवाओगे फिर। हाँ PPF तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ये अलाइंड रहेगा ना, हिलेगा तो नहीं? नहीं 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 लेगा। और क्लैडिंग इसकी है? ग्लाइडिंग 700-800 रुपए की ग्लाइडिंग है दोनों। अच्छा, वो चेंज हो जाएगी दोनों। और लो
लोअर बम्पर पड़ेगा। आप इसको क्लेम में ले लो फिर आप। नहीं, क्लेम में नहीं लेना ना मुझे, कोई बात नहीं, अपने एंड से करवा लेते हैं। लोअर बम्पर क्यों चेंज होगा, उसमें भी दिक्कत है कुछ? हाँ, लोअर बम्पर में भी दिक्कत है ना। लोअर बम्पर, ऊपर का बम्पर और पीछे का बम्पर, ये पड़ेंगे आपके 40-50 हजार रुपए के पड़ेंगे। नहीं, पीछे का क्यों चेक करना है, पीछे का तो सही है ना। तो भाई ये तो कह रहे हैं हमने एडजस्टमेंट करवा दी थी, बट अब आपका बम्पर ही चेंज होगा। प्राइसिंग आपने सुनी ली, बम्पर का भी, क्लैडिंग का भी और लोअर बम्पर भी, यानी कि ये पार्ट भी चेंज होगा, लोअर बम्पर भी चेंज होगा, ये दोनों की तरफ की क्लैडिंग भी चेंज होगी। तब ये कह रहे हैं जो हिलता है ये नहीं हिलेगा, क्योंकि अभी मुझे पता है भाई ये सिर्फ पेज पे ही टिका हुआ है इस वाले। ये जिस दिन मैंने जैसे आज पेज निकाल दिए, वापस बम्पर बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब कुछ भी हुआ तो है नहीं, एडजस्टमेंट उनकी तरफ से बेकार ही है। फिर तो अपना नया ही लगवाना पड़ेगा। यहाँ से भी देखो कितना पैनल गैप आ गया, और ये पूरा निकल रहा है ना बाहर, ये देख लो, ये पूरा बाहर निकल रहा है। तो यही तो मेन दिक्कत थी, इतने दिन रखवा के फायदा क्या हुआ भाई, जब उसका रिजोल्यूशन कुछ मिला ही नहीं। तो ठीक है, चेंज के लिए मैंने पूछ लिया कि स्टॉक में है या नहीं है बम्पर। 25-30 हज़ार का खर्चा है, वो तो कह रहे क्लेम में ले लो, बट ठीक है, मैं क्लेम लेना नहीं चाह रहा, अपने पैसों का ही देख लेंगे। डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ क्या बात बनती है फाइनल। बाकी पीछे का तरफ का तो इतना कोई सीन है नहीं है, तो लाइट्स वाइट्स का ही कुछ होगा। इधर से तो सही है, थोड़ा इधर से दिक्कत लग रही है बस। ये देखो, ये हल्का सा आगे पीछे हो रहा है, इसको सही करवा लेंगे तो सही हो जाएगा। वो भी मेरे को लग रहा है लाइट्स खोल के ही होगा ये चीज़। तो पीछे का बम्पर रिप्लेस करवाने की तो ज़रूरत है नहीं कुछ भी, आगे आगे की ही है बस एक। और बस एक वो वाइब्रेशन वाला जो भी दिक्कत थी वो सोल्व हो चुकी हो, वो चलाने भी पता चलेगी। बाकी तो भाई गाड़ी में कोई दिक्कत थी नहीं। पार्ट्स वार्ट्स क्या चेंज हुआ है अभी बिल खोल के एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे आप बम्पर भी देखोगे ना आगे से, तो पीपीएफ के अलावा भी बॉडी पे काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह आ रखे हैं बम्पर के ना, आगे यहाँ भी आ रखे हैं, इस तरफ भी आ रखे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई अगली इंटरनेशनल ट्रिप से पहले अगर ये पूरा ही रिप्लेस करवा लूँ तो सही रहेगा। थोड़ा खर्चा हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से एक बार गाड़ी रेडी करवा के फाइनल करवा लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इधर से भी देखोगे, यहाँ से भी देखो, क्लैडिंग लो पूरी निकल रही है, ये तो निकल गई ना, ये देखो। तो ये दिक्कत है भाई इसकी। अब ये पेज से यहाँ रुकी हुई है, वरना ये पूरा हिस्सा निकल जाता है यहाँ तक, और उसकी वजह से बम्पर भी बाहर की तरफ आ जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार या तो क्लैडिंग ही करवा के चेंज चेक कर ले, क्या पता क्लैडिंग चेंज करने से ही हो जाए, बम्पर टिक जाए। और नहीं होता तो फिर एट दी एंड भाई ऑप्शन आपको बता ही दिया। एक भाई ये बोनट पे भी छोटा सा डेंट है, अगर आपको दिख रहा हो ना, ये दिख रहा है ये चीज़, ये डेंट भी बड़ा मेरे को चुभता है देखने में, पता नहीं कैसे पड़ा है ये, मैं तो चढ़ा भी नहीं आज तक बोनट पे इसके। तो ये हल्का फुल्का डेंट देखते हैं हो जाए किसी तरह सही, क्योंकि पीपीएफ तो मुझे करवानी ही है, और इंटरनेशनल ट्रिप जो भी होएगी उसमें भाई अपना रैप चढ़ेगा ही पूरी गाड़ी का, तो रैपिंग भी होनी है। रैपिंग के बाद मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रैप होना ही है, तो अगर खाली डेंट निकल जाए, पेंटिंग करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पीपीएफ करवा के ऊपर से रैप चढ़वा लूँगा, तो फिर तो क्या ही दिक्कत होगी, है ना। बाकी इसके ये हैंडल के कवर भी निकल रहे हैं, ये देखो। पर ये सब मैं करवाऊंगा एक बार पीपीएफ फाइनल हो जाए, क्योंकि पीपीएफ के टाइम भी ना खोलने पड़ते हैं उनको, जैसे बबल आ रहे हैं ना हल्के हल्के यहाँ पे, तो ये सब भी ठीक करवाने हैं। तो उसके बाद ये सब कसवाऊंगा या चेंज करवाऊंगा। सेम ऐसी पीछे डिक्की का जो हैंडल है, इसका ये बटन भी नहीं चलता, ये देखो। और ये मेरे को लग रहा है जब से ही नहीं चलता, जब से मैंने ये डिक्की चेंज करवाई थी बहुत पहले लंदन से आने के बाद, क्योंकि मैंने कभी ये चेक ही नहीं किया, हमेशा चाबी से अनलॉक कर देता था। पर ये बटन दे रखा है तो भाई चलता ही होगा ना ये बटन, है ना। एक ये पार्ट मुझे लेना है भाई, जो इसका फुट स्टेप है, इसके साइड का कवर रह रहा है, वो देखो जैसे वहाँ लगा हुआ है वैसे यहाँ का निकल के खो गया है। पेच वेच लूज हो गए होंगे, और ऑफ रोडिंग करी अपनी वहाँ इतनी हमने नॉर्थ ईस्ट में, तो खो गया होगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी में भाई कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली 1 साल बाद घर में तो गाड़ी आ गई है, पूरी सर्विस भी हो गई है अच्छे से। अब अगली सर्विस इसकी आई गेस 60,000 किलोमीटर पे होती है, और वो सर्विस भी मेरे ख्याल से इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे निकलने से पहले ही हो जाए, क्योंकि अभी तो टाइम है भाई जाने में। तो जाने से पहले 8-10 हज़ार तो ये चला ही लूंगा मैं इंडिया में। प्लान तो है लद्दाख जाने का, बाकी लेट्स सी। तो ये देखो जी बिल अपना टोटल आप देख सकते हो। मैक्सी माइल अल्ट्रा V4 6 लीटर तो इंजन ऑयल डला है, और ये प्राइस जो है इसका विदाउट जीएसटी है, देन आगे जीएसटी लगा दिया। उसके बाद मैक्सी क्लीन 10 लीटर विद फिलिंग पाइप, ये 10 लीटर क्या डाला है भाई पता नहीं, रेट तो देख के मुझे लग रहा है शायद से ये, चलो छोड़ो ये। बाकी पैड किट डली है आगे की, बाकी रेयर की ब्रेक पैड डले हैं, 4,000 प्लस जीएसटी। बाकी ये फिल्टर विल्टर, ब्रेक फ्लूइड, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर डले हैं, वॉशर सीलिंग डली है। फिर 50,000 किलोमीटर की सर्विस देखो, लगभग 3,000 रुपए के प्लस जीएसटी का जो है लेबर कॉस्ट है। फिर ब्रेक डिस्क सेट डला है स्किमिंग, 1550 प्लस जीएसटी का है। फिर नीचे भाई कुछ डिस्पोजेबल किट वगैरह के रेट लगा रखे हैं इन्होंने,
तो एंड में जो 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस का बिल बना है वो है 17,455 रुपीज़ GST इंक्लूडेड। स्कॉर्पियो की जो मेजर सर्विस है ना 50,000 किलोमीटर वाली 17,500 रुपये में हुई है, और जो 60,000 वाली होगी ना वो मेरे को लग रहा है 20,000 के ऊपर ही जाएगी। बाकी लेट्स सी, उसी टाइम देखेंगे। और अभी फिलहाल इसके टायर्स भी चेंज करवाने हैं क्योंकि 50,000 चल चुके हैं तो टायर भी घिस गए हैं भाई। अब वही शायद मैं 10,000 किलोमीटर चला लूँगा, उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप से पहले नए टायर डलवा लूँगा इसके। तो मोटा ही खर्चा हो गया यार सर्विस में। और ये अभी तक जितनी भी मैं जगह गया हूँ सबके फ्रिज मैग्नेट भी अपने नए फ्रिज पे लग चुके हैं। पहले हमारे पास नॉर्मल सिंगल डोर वाला फ्रिज था तो उसमें सारे मैग्नेट्स आते नहीं थे क्योंकि समझ लो आप वो इतना हिस्सा था, लेकिन अब ये साइड बाय साइड वाला फ्रिज है तो इसमें बहुत जगह है। तो आप देखो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज और 20-21 इंडियन स्टेट्स, तो 70-80 मैग्नेट तो लग चुके हैं। अब नीचे थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पे 4-5 लग सकते हैं, इधर की तरफ 4-5 लग सकते हैं। बट मेरा जो टारगेट है 100 कंट्रीज बाय रोड करने का, उसमें अभी 40-45 कंट्रीज बची हुई है, तो उन कंट्रीज के मैग्नेट भाई इसमें नहीं लग पाएंगे, तो कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। लेट्स सी कहाँ पे बनता है, किसी वॉल पे ही कोई मैग्नेटिक बोर्ड लूंगा बड़ा सा और उसमें लगा दूंगा। वैसे देखने में भाई कितने सही लग रहे हैं ना, ये देखो ओए होए मस्त एकदम। 1-2 मैग्नेट अभी इसमें गायब है शायद किसी ना किसी कंट्री के। मैं लाइन वाइज कंट्रीज याद करूंगा कौन कौन सी गया था और फिर मैग्नेट वेरीफाई करूंगा कि सारे है या नहीं है। जिनके नहीं होंगे भाई वो यहीं से खरीद लेंगे अमेजोन वगैरह से। तो भाई मैंने ये बना लिया बोर्ड एक, तो ये है मेटल बोर्ड, ये अभी दीवार पे लगेगा। अर्मन कंपनी से बुलाया मैंने, जैसे ये लगा देंगे फिर इस पे देखो इस तरह से सारे मैग्नेट चिपका दूंगा। तो अब अपने फ्रिज में नहीं, ये पूरी वॉल ही एक तरह से समझ लो आप फ्रिज मैग्नेट्स की वॉल बन जाएगी। अब ये लगेगा ना अच्छा लगेगा, थोड़ा ऊपर होके लगेगा। तो मैंने ग्रे कलर चूज किया है और फ्रेम है ब्लैक। बाकी खैर ये दिखना तो है नहीं है, जो आपको छोटे मोटे लाइनें और डेंट दिख रहे हैं ना ये सब छुप जाएगा अभी जब मैग्नेट लगेंगे। चलो जी बोर्ड लग गया है फाइनली, और अब इस पे जो है वो मैग्नेट लगने वाला है। ये है भाई वहां से लेके यहाँ तक 7 फुट का और नीचे से ऊपर लेके 3 फुट, तो 7x3 का साइज है। तो मेरे हिसाब से हमारा जो डबल डोर वाला फ्रिज है उससे ज़्यादा एरिया मिल गया मुझे अब। और अब ये सारे मैग्नेट मैंने फ्रिज पे से हटा के इसमें डब्बे में भर लिए। तो अब अच्छे से ना सेटअप करते हैं कि जगह भी वेस्ट ना हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था भाई अभी लगभग 70 या 75 मैग्नेट है, लेकिन अभी ट्रिप होने के बाद जो अगली इंटरनेशनल ट्रिप होगी उसके बाद 50 से 60 मैग्नेट और जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए स्पेस ऐसा रखना है भाई कि ये तो लगी जाए और जो नए वाले आए वो भी लग जाए। और इस तरह से भी लगाना है कि ये जो पेच है ना भाई ये पेच भी छुप जाए सारे के सारे, एंड जो हल्के फुल्के छेद मतलब डेंट टाइप के या स्क्रैचेस है वो भी सब कवर हो जाए। वैसे अभी भी आप देखोगे तो इतने अलग से दिख नहीं रहे, देखो थोड़े बहुत है ये डेंट ना, पर ये मैग्नेट लगने के बाद सब प्लेन हो जाएगा। तो चलो अब मैं लगाना शुरू करता हूँ। 3, 2, 1 लो जी लो, सारे मैग्नेट जो है वो लग चुके हैं। अब आप देख सकते हो मैंने काफी दूर दूर लगाए हैं एक दूसरे से, तब भी जो है वो अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है भाई। तो अब जितने भी अगले 50-60 मैग्नेट्स है वो आराम से इस बोर्ड पे आ जाएंगे। मतलब बाकी मैग्नेट्स को थोड़ा पास पास जोड़ना पड़ेगा मुझे, बट ओवरऑल इसमें भी 50-60 एक्स्ट्रा आ सकते हैं। तो चलो अब अपना मैग्नेट्स का तो हो गया। हाँ थोड़े ना इस तरफ ज्यादा हो गए हैं, तो इनमें से 2-4 कम करके इस एरिया को अभी के लिए भर देते हैं। उस ट्रिप के बाद तो फिर खैर पूरा भर ही जाएगा, तो अब टेंशन नहीं रहेगी, जितने मैग्नेट्स आएंगे सब यहाँ लग जाएंगे बढ़िया।